हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि मैं कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर लाई हूँ और आज तीसरा क्लास है। आई होप पहले का जो 2 क्लास होगा आप लोग सबको अच्छा लग रहा होगा। एक बार देखिएगा कि कैसा लग रहा है लेक्चर। इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस 2 लेक्चर ज़रूर देखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं तो इसीलिए मुझे बोलना ज़रूरी रहता है कि देखिए दोस्त, मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस का फर्स्ट लेक्चर किसी और तरीके से लिया था और सेकेंड लेक्चर किसी और तरीके से ले रही हूँ, इसलिए क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कम समय में ज़्यादा बार रिवीजन कर सकें। क्योंकि पढ़ना इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ लिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पढ़ा हुआ फिर आपके काम का नहीं रहता है। फिर वही चीज़ आप एग्ज़ाम में जा करके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैं ये पढ़ तो सब ली हूँ, बट आंसर ये लगाना है कि ये लगाना है, ऐसे करना है कि वैसे करना है, उस समय कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं क्या की हूँ कि जल्दी जल्दी आपका पढ़ाई अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए मैं की हूँ कि एक पीडीएफ है जो शॉर्ट में ही बट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैं उसको उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हूँ। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए कंप्यूटर का और उसको रीड कीजिए। आप रीड कीजिएगा, उसमें जो जो टर्म जो समझने लायक नहीं है, कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं डेली वीडियो उस पर बना रही हूँ कि किस प्रॉब्लम में, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मैं समझा दे रही हूँ। वो इन्फॉर्मेशन जो कि उस चीज़ में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा। और मैं एक और वीडियो जो बनाई हूँ, जैसे शायद 1-2 दिन पहले, कि 10 दिन में करेंट अफेयर मीन्स जीए और कंप्यूटर का कैसे तैयारी करें, तो उसका भी वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कि कैसे तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अगर आप लोग के काम का है तो ज़रूर देखिएगा, और हो सके आप लोग का फ़ायदा भी उसमें हो जाए, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा उसको, ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उससे थोड़ा हेल्प मिल सके आपको। और इसका प्रीवियस 2 लेक्चर भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज तीसरा लेक्चर है। और मुझे बताइएगा कि जो मैं पैटर्न शुरू की हूँ कि आप लोग पीडीएफ से एक बार रीड कीजिए और मैं उस टर्म को समझा रही हूँ, तो आपको उस सब चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप एक बार उसको रीड कीजिएगा, मैं समझा दे रही हूँ, वो तो रिविज़न हो गया आपका। दूसरा बार आपको फिर से उसको रिविज़न करना है, मीन्स 31 दिसंबर तक आपको एक बार अच्छे से पूरा रीड करना है, लाइन बाय लाइन, और 2 बार रिवीजन करना है। एक बार तो रिवीजन मैं ही करवा दे रही हूँ, समझा भी दे रही हूँ, और दूसरा रिवीजन आपको खुद से भी करना है। तो ये चीज़ 31 दिसंबर तक कंटिन्यू रखिएगा और अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। कंप्यूटर के लिए टेंशन मत लीजिए। इस बार तो पैटर्न में भी चेंज हुआ है, क्वेश्चन का लेवल सब लोग टेंशन में है, तो उसके लिए भी मैं बनाई थी वीडियो कि देखिए लेवल उतना हार्ड नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन इजी रहेगा, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। जैसे मैं प्रीवियस एग्जाम के को ध्यान में रख के बोल रही हूँ। अभी इस साल का तो देखिए कोई आइडिया नहीं लगा सकता है, मैं तो एग्जामिनर हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूंगी कि देखिए आप यही क्वेश्चन कीजिएगा यही क्वेश्चन आएगा, वैसा तो कुछ होता नहीं है। लेवल में बता दे रही हूँ, अगर हार्ड रहा तो ऑफकोर्स सबके लिए रहेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हार्ड का प्रैक्टिस कीजिए, ईजी अपने आप बन जाएगा। बस ईजी में थोड़ा स्पीड को मेंटेन रख लीजिएगा। आप अभी 8 दिन है तो ऐसा कोशिश कीजिए कि 4 से 5 टेस्ट आप हार्ड टॉपिक लगाइए, हार्ड टेस्ट लगाइए, और बाकी का 3-4 टेस्ट आप जो है इजी लेवल का लगा लीजिए, मीन्स कलर का, आरआरबी कलर का, तो बहुत फ़ायदा करेगा। आप ये सब जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्पीड मेंटेन भी रखना ज़रूरी है और हार्ड के लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। देखिए, कल तो मैं बता दी थी जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर में जो रहता है ना, हिस्ट्री वगैरह कंप्यूटर का, उसका जनरेशन में बता दी थी। जो जो क्वेश्चन पूछता है मैं उसको हाईलाइट करके बताई थी कि देखिए ये क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, आप उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो मैं बोली हूँ ना उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो मैं बोली हूँ तो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन को ही मैं बोली हूँ, और वो क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर से, जो जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, खास करके जनरेशन से कम एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जनरेशन कम से कम, और कुछ नहीं तो जनरेशन ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये जनरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, बस यही पूछ देगा कि फर्स्ट में कौन सा यूज हुआ था, सेकंड में कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल पूछ देगा, सेकंड का एग्जाम्पल पूछ देगा, बस यही सब पूछेगा और कुछ पूछता नहीं है। तो इस कम से कम जनरेशन, कंप्यूटर का जनरेशन ज़रूर ध्यान में रखिएगा।
एक बार उसको अच्छे से ज़्यादा रीड कर लीजिएगा, और मैं जो बताई हूँ उसको और अच्छे से याद करना है आपको। और चलिए, जैसे कि आज मैं अब ये इनपुट यूनिट शुरू कर रही हूँ। इनपुट यूनिट क्या है और आउटपुट यूनिट क्या है, ये दो टॉपिक है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूँगी। बस ये तो मैं टॉपिक लिख दी हूँ इसलिए ना, क्योंकि आपका जो PDF है उसमें ऐसे लिखा हुआ था, ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम नहीं हो कि मैम ये बीच में कहाँ से क्या उठा लिए। तो इसीलिए मैं वैसे लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखते जा रही हूँ। जैसे इनपुट यूनिट लिखा होगा वहाँ पे, तो मैं इसको कल समझा दूँगी। और उसके आगे CPU लिखा हुआ है, तो मैं उसको आज यहाँ से शुरू कर रही हूँ। इनपुट आउटपुट कोशिश करूँगी कि मैं कल कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इनपुट तो थोड़ा कम है, बट आउटपुट में थोड़ा टाइम लगता है समझने में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में CPU बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। सबसे पहला तो यही होगा, CPU का फुल फॉर्म पूछ देगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है ना, कि ये एक सेट है कंट्रोल यूनिट का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का और मेमोरी यूनिट का। मेमोरी यूनिट में दो आता है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये इंस्ट्रक्शन या फिर इनपुट डाटा जो रहता है ना, मेन मेमोरी में कोई इनपुट डाटा रहता है या इंस्ट्रक्शन रहता है, उस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है इंटरनल मेमोरी में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। मीन्स ये जो मेन मेमोरी में जो डाटा और इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। रजिस्टर में आगे पढ़ाऊंगी कि रजिस्टर क्या होता है। तो ये क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये मैं क्या बोली, इंस्ट्रक्शन और इनपुट डाटा को मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करता है। और जब कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ना, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, आउटपुट डाटा भी इनपुट डाले हैं, तो ऑफ कोर्स इनपुट डालने के बाद हम लोग को आउटपुट भी मिलता है। तो वो आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मेन मेमोरी में ले आता है अगर ज़रूरत पड़ता है तो। एक चीज़ और याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये दो चीज़ याद रखिएगा। और फर्स्ट तो इसका CPU का फुल फॉर्म याद रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का जो काम होता है ना, कि जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस है उसको कंट्रोल करता है। जो इसका इंटरनल डिवाइस होता है और एक्सटर्नल डिवाइस होता है, उसको कंट्रोल करने का काम CPU ही करता है। मैं एक बार देख लेती हूँ इसका डेफिनेशन। हाँ, वही सही था और कुछ है नहीं इसके डेफिनेशन में। और इससे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, कंट्रोल यूनिट से थोड़ा पूछता है। जैसे कि मैं बताई, CPU जो है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, CU, ALU एंड MU। ये तीनों का, इसका और इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिएगा। ये दो का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है, ALU का और CPU का। CU का तो उतना नहीं पूछता है, और MU तो मेमोरी यूनिट बहुत शॉर्ट है, तो उतना याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है, जो भी कंप्यूटर का डिवाइस होता है ना, उस डिवाइस का जो इनपुट और आउटपुट होता है वो कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है, कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर का होता है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और उसको डायरेक्ट करता है उस डिवाइस को कि कौन सा प्रोग्राम जो स्टोर होता है कैरी आउट करना है। और ये जो ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, ये जो दोनों होता है, ये दोनों के साथ कम्युनिकेट करता है कंट्रोल यूनिट। इसका मेन जो पर्पस होता है ना, कि कंट्रोलिंग करना और कोऑर्डिनेटिंग करना सिग्नल को। इसका नाम में ही है कंट्रोल, तो इसका मेन पर्पस भी वही चीज़ है, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेट करना सिग्नल को, यही है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इस कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं।
और कंट्रोल यूनिट जो होता है ना वो प्रोसेसिंग या फिर एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सिर्फ करता है कोऑर्डिनेट ही करेगा और कंट्रोल करता है सिग्नल को कि सिग्नल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये बस ALU और जो रजिस्टर के साथ ही कम्युनिकेट कर पाता है। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस रहता है कंप्यूटर का उसके साथ ही ये कोऑर्डिनेट करता है, सिग्नल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है। और ये जैसा मैं बताई कि ये कोई भी जो प्रोसेसिंग होता है या फिर कोई एग्जीक्यूशन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये आपका कंट्रोल यूनिट था। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU कहते हैं। ALU जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि सारा अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो कि डाटा में अवेलेबल होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। ALU क्या करता है? अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो कि अवेलेबल होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, माइनस प्लस, यही अरिथमेटिक हुआ ना। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? जो लॉजिकल मीन्स वो कंपेयर करना, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ये दो साइन याद रखिएगा। मतलब इक्वल सिर्फ सिंगल इक्वल टू नहीं होगा। कंपेयर मीन्स क्या कि x इक्वल टू 5 ऐसे करके लिखाएगा, इसको कंपेयर करता है, ना कि x इक्वल टू। ये कंपेयर थोड़े ना करे, तो बता दे रहा है कि हाँ x 5 के बराबर है, ये कंपेयर नहीं कर रहा है, ये कंपेयरिंग वाला है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका 5 सिंबल होता है कंपेयर करने वाला के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। फर्स्ट होता है डबल इक्वल टू, सेकेंड है ग्रेटर देन, थर्ड है ग्रेटर इक्वल टू, फोर्थ है लेस देन और फिफ्थ है लेस देन इक्वल टू। ये 5 ऑपरेशन जो है लॉजिकली ये कंपेयर करता है। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन में और क्या होता है? जैसे एंड आता है ना, आपने शायद फिजिक्स में 10th या 12th में पढ़ा होगा, एंड, नॉर, और ये एक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आगे के कुछ चैप्टर में है ये। तो इस चीज़ को मैं आगे समझाऊंगी, बस इतना बता दे रही हूँ कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसी को एक्सिक्यूट करता है। अरिथमेटिक यूनिट में बता ही दी कि अरिथमेटिक में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यही होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। कंपेयर करता है, तो मैं बता दी कंपेयर क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो ये चीज़ होता है। हो गया। अरिथमेटिक का नाम ही है। अरिथमेटिक में आप लोग क्या पढ़ते हैं? इसके नाम में ही तो सब कुछ का लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेशन, और लॉजिक मीन्स लॉजिक लगाना है, मीन्स कंपेयर करना है, कंपैरिजन। बस इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ये है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है मेमोरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी यूनिट का मतलब क्या है? ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो प्रोग्राम या फिर कोई डाटा को स्टोर जो करना है, तो क्या उसको टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करना है या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना है, उसी को मेमोरी यूनिट कहते हैं। क्या प्रोग्राम को या डाटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करना है या फिर परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना है, उसी को प्राइमरी मेमोरी यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। शायद सेकेंडरी मेमोरी में लिखी नहीं हूँ क्या, चलिए मैं बता देती हूँ। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी को मेन और इंटरनल, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल, दोनों कहते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ। मैं सेकेंडरी मेमोरी का पेज सेट कर दी थी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी में लिखी हूँ, इसका क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी से मैं स्टार्ट करती हूँ। प्राइमरी मेमोरी भी होता है ना, जो कि बहुत सारे टाइप का होता है। फर्स्ट क्या है, रोम।
रोम या फिर रैम, कोई भी फर्स्ट ले लीजिए। रैम जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बट सेकेंडरी मेमोरी नहीं करता है। प्राइमरी मेमोरी ये जो है डायरेक्टली सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वोलेटाइल नेचर का होता है। मीन्स अगर आप मान लीजिए कि आपका अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है ना, वोलेटाइल का मीन्स कुछ देर के लिए, टेम्पररी। वोलेटाइल मीन्स क्या? टेम्पररी। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे आप कोई टेस्ट देते होंगे, बहुत बार टेस्ट दिए होंगे, बीच में लाइट कट जाता है, अगर डेस्कटॉप पे देते हैं या फिर मान लीजिए लैपटॉप पे ही देते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो जो टेस्ट दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सीधे बंद हो जाता है। फिर दोबारा खोलिएगा ना तो वो चीज़ वहाँ से शुरू नहीं होता है, शुरू से फिर शुरू होता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं वोलेटाइल, जो कि टेम्पररी रहता है। जब तक वो ऑन रहेगा कंप्यूटर तब तक तो सही है, ऑफ होने के बाद वो चीज़ हट जाता है, मतलब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आपको फिर से वो नया चीज़ मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको जहाँ से आप छोड़े होंगे उसको। तो इसीलिए इसको वोलेटाइल नेचर का कहते हैं, टेम्पररी नेचर का होता है प्राइमरी मेमोरी। तो टेम्पररी नेचर का ये भी होगा, रैम भी होगा, इसमें डी रैम आता है, एस रैम आता है, एस डी रैम आता है, ये तीनों वोलेटाइल नेचर का होगा। इस प्राइमरी मेमोरी में ही ना जो कंप्यूटर को अगर कोई भी चीज़ अगर एग्जीक्यूट करना है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो इस प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है। तो जो भी पहले स्टोर रहता है ना, सब कुछ प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर रहता है, ताकि जल्दी से मैनिपुलेशन हो जाए उस प्रोग्राम का, उस डाटा का, उस इंस्ट्रक्शन का। और लेकिन ये जो प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है, ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले किसको डिस्कस करना है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है ना कि जैसे इसका पर्पस, रैम का पर्पस क्या होता है, इसका जो मेमोरी होता है ना, ये जो परफॉर्म कर सकता है रीड और राइट ऑपरेशन, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। इसका जो मेन पर्पस होता है रैम का, क्या पर्पस होता है, जो कि जो भी आप डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, अभी कोई भी डाटा, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मान लीजिए अगर मेरा लाइट ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाएगा, तो जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स वो अभी मेरे स्क्रीन पे वो चीज़ दिखेगा नहीं। यही चीज़ होता है, उसको टेम्पररी बेसिस पे ही वो स्टोर करके रखता है। अभी मैं कर रही हूँ तो ही स्टोर है, नहीं करूँ, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा मेरा सारा वीडियो बंद हो जाएगा, ये बनना बंद हो जाएगा, और जितना तक है उतना ही तक रहेगा। और जैसे ये तो मैं बता दी हूँ कि जितना तक उतना ही तक रहता है, इसीलिए कभी कभी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो जो बोली ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या लाइट कटिंग की वजह से वीडियो बीच में ही बंद हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो इसमें जो रैम में होता है ना, टेम्पररी बेसिस पे जो आप काम कर रहे हैं अभी, उस चीज़ को ही बस स्टोर करता है टेम्पररी। लाइट ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम को ना प्रोसेसर का वेटिंग रूम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। शायद उस चीज़ में नहीं लिखा होगा पीडीएफ में, तो इसको लिख लीजिएगा कि इसको प्रोसेसर का वेटिंग रूम भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रैम को वेटिंग रूम, इसको प्रोसेसर का वेटिंग रूम भी कहते हैं। ये है रैम। सेकंड क्या है, इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे एस डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, एस डी रैम हो गया। डी रैम मीन्स क्या हो गया? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस डी रैम मीन्स क्या है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म मैं बता दी हूँ, फुल फॉर्म उसमें भी लिखा हुआ है, उसको भी ध्यान रखिएगा। डायनेमिक रैम का मतलब क्या है ना कि ये जो डायनेमिक रैम को ना कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करने का बहुत ज़रूरत होता है। डायनेमिक रैम को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करने का बहुत ज़रूरत है। जैसे कि पहले के कंप्यूटर में आप कभी देखते हैं जो F5 से रिफ्रेश करते हैं, उस कंप्यूटर को ही रिफ्रेश करते हैं ना, तो वही चीज़ होता है कि बार बार
उस चीज़ को ना रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो है डायनेमिक रैम में क्या होता है, ये स्लो होता है। डायनेमिक रैम लेस एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये सब तो जो इसका जो कंप्यूटर में होता है ना, ये बहुत ही इसका कम स्पेस होता है। तो कम स्पेस को रिफ्रेश कर के हम लोग कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर मेरा अच्छे से चल जाए, इसीलिए इसको रिफ्रेश करने का ज़रूरत रहता है। लेकिन स्टैटिक रैम क्या है, स्टैटिक रैम को भी रिफ्रेश करने का ज़रूरत रहता है, बट उतना नहीं रहता है जितना कि इस डायनेमिक रैम को रहता है। इसको कभी कभी आप जब ज़रूरत पड़ता है तभी हम स्टैटिक रैम को हम रिफ्रेश करते हैं। लेकिन ये जो होता है डायनेमिक रैम से एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है और डी रैम से ये फास्टर भी होता है। स्टैटिक रैम डी रैम से फास्टर भी होता है, तो जब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो ऑफकोर्स उसका वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा। बट ये दोनों वोलेटाइल होता है। स्टैटिक रैम थोड़ा कम वोलेटाइल होता है और डायनेमिक रैम ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि ये जो है डायनेमिक और स्टैटिक ये सब, क्योंकि पूरा प्राइमरी मेमोरी ही वोलेटाइल नेचर का होता है, तो उसका जितना पार्ट भी होगा सारा का सारा वोलेटाइल नेचर का होता है। इसको मैं बता दी। एस डी रैम का फुल फॉर्म नाम याद रखिएगा। एस रैम का रखिएगा, डी रैम का रखिएगा, रैम का रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर किसी को बोलेंगे ना तो उस एस रैम को ही बोलते हैं। एस रैम को ही फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। इस एस डी रैम को भी क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक, आपको रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं होता है। ये जो एस डी रैम होता है ना ऑटोमेटिक अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप ही रिफ्रेश हो जाता है। ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम रहता है, टाइमर उसमें टाइम इंटरवल पे अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। और इसको मेनी टाइम रिफ्रेश करने का ज़रूरत रहता है, इसको कभी कभी रिफ्रेश करने का ज़रूरत रहता है, और ये ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश हो जाता है। तो ये आपका रैम कंप्लीट कर दी मैं। रैम में कुछ नहीं है समझने के लिए, बस हाँ याद रखना। देखिए कंप्यूटर में क्या है ना, समझने से ज़्यादा नहीं, इसमें रट्टा मारने का आपको पूरा रहेगा। बट मैं फिर भी समझा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, हम और आपका रिवीजन भी अच्छे से पूरा हो जाए। ये हो गया रैम। अब रोम स्टार्ट करते हैं। रोम मीन्स क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। इसका पर्पस क्या होता है ना, इस कंप्यूटर का रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स जब पावर ऑफ होगा तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी सारा खत्म हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होता है कि अगर पावर ऑफ भी होता है, आप कंप्यूटर में कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप जहाँ से छोड़े हैं वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये नॉन वोलेटाइल आपका टेम्प्रोरी परमानेंट बेसिस पे ये स्टोर करके रखता है, और पावर ऑफ होने के बाद भी आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसको डिलीट नहीं करता है। ये रोम का काम होता है। रोम का जो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम, जो कंप्यूटर को जो हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट जो होता है उसका भी तो कोई प्रोग्राम होगा ना, वही ना स्टार्ट करता होगा कंप्यूटर को। तो उस प्रोग्राम को ही ये स्टोर करके रखता है। क्या करता है, उस प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। और इस रोम का मतलब देखिए, इसके नाम में है रीड ऑनली मेमोरी। इसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जितना बार आप रीड कर सकते हैं, बट राइट सिर्फ एक बार ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में ही ये रोम जो रहता है उसमें रहता है, आप उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी आप नहीं डाल सकते हैं। इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी आप अपने से लिख नहीं सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इसका जो कैपेबिलिटी होता है ना, सिर्फ रीड करने का कैपेबिलिटी होता है, राइट करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है। ये नहीं है कि आप रूम में जाके कुछ भी आप कर दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग टाइम में ही ये सब चीज़ हो जाता है। आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहता है। बस हाँ, ये क्वेश्चन में पूछेगा कि रीड ऑनली मेमोरी है, मतलब इसको रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या दोनों कर सकते हो, तो सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है रोम में क्या है, रोम में है पहला पी रोम। पी रोम मीन्स क्या, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरा है ईपीरोम। ईपीरोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इस
तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म में भी ये रोम का तो आपको पता ही होगा कि रोम मीन्स क्या होता है, लेकिन इस पी और इस ईपी और इस डबल ईपी को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रोम में कोई नहीं फंसता है, रीड ओनली मेमोरी सबको याद रहता है, लेकिन ये पी ईपी और डबल ईपी ही याद नहीं रखता। इरेजेबल के जगह पे कोई इलेक्ट्रिकल कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक कर देगा, पी के जगह पे प्रोग्राम नहीं करके प्रोसिक्यूशन लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। तो आपको इस पी का, ईपी का और डबल ईपी का मीनिंग अच्छे से याद रखिएगा कि इस ई का क्या मतलब है, डबल ई का क्या मतलब है। तो फर्स्ट में जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ईपी रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। दूसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तीनों का फुल फॉर्म मैं बता दी, पीडीएफ में भी लिखा ही होगा, नहीं लिखा होगा तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। वैसे आगे मैं धीरे धीरे तो फिर भी आपको करवा ही रही हूँ, उसमें भी कवर हो जाएगा। तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये तीनों का फुल फॉर्म मैं बता दी। पी रोम क्या होता है ना, पी रोम नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, और ये सिर्फ इसको रीड ही कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई चेंजिंग कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए आपका कंप्यूटर वगैरह ख़राब भी हो जाता है ना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है पी रोम में। और ये पिछले मतलब बहुत जो वीडियो गेम वगैरह सब खेलते थे ना मोबाइल फ़ोन में, तो वो सब में ये पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का ही यूज किया जाता था, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। ये याद रखिएगा, रोम ही नॉन वोलेटाइल होता है तो बाकी इसका जो भी पार्ट है नॉन वोलेटाइल नेचर का ही होगा। आपसे क्वेश्चन में भी पूछेगा ना तो सिंपल यही पूछता है कि इसमें से कौन नॉन वोलेटाइल नेचर का है, कौन सा वोलेटाइल नेचर का होगा, तो आपको वोलेटाइल नेचर का याद रखिएगा। नॉन वोलेटाइल नेचर का तो ये याद रखिएगा कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछता है क्वेश्चन में, वो सिंपल सा पूछता है इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये हो गया प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल का देखिए, इरेजेबल नाम ही जोड़ दिया मीन्स इसको इरेज कर सकते हैं, बट आप खुद से इरेज नहीं कर सकते हैं। इसको जो इरेज करते हैं ना हम लोग, वो अल्ट्रा वायलेट से ही इरेज हो सकता है। इसका इरेजेबल जो होता है अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है ना, उससे ही इसको इरेज कर सकते हैं, उस रोम को, और किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है, उससे उस जो भी लिखा हुआ चीज़ है ना, वो पहले से कुछ लिखा हुआ होगा ना, लिखा हुआ तभी तो हम लोग उसको रीड कर रहे हैं। तो उस अल्ट्रा वायलेट रे जो लाइट है उसको इरेज करके तब हम उसको रीराइट कर सकते हैं, मतलब दोबारा से लिख सकते हैं। इसीलिए इसको जो इरेजेबल है, इसको अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, यूवी ईपी रोम। यूवी ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब पता ही है, और यूवी से अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तीसरा है इलेक्ट्रिकली। फर्स्ट को ईपी रोम को क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम लोग इरेज करते हैं, और इस डबल ईपी रोम को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकली हम लोग इसका जो लिखा हुआ है पहले से उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकली ही इरेज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, बस इसके नाम में इसका सारा काम है। प्रोग्रामेबल सिर्फ प्रोग्राम है, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको अल्ट्रा वायलेट से चेंज कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम मैं बता दी, यूवी ईपी रोम, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट को इसमें ऐड कर दिया है। दूसरा है इलेक्ट्रिकली ईपी रोम, तो इलेक्ट्रिकली उसको इरेज कर सकते हैं, और अपने आप जो भी आप लोग को लिखना है, मतलब हम लोग तो नहीं लिख सकते हैं, बट हाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वो दोबारा से इस चीज़ को लिख सकता है। तो यही हो गया डबल ईपी रोम और पी रोम। इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें जो होता है कौन कौन सा टाइप होता है, इसका हार्ड ड्राइव हो गया। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा आता है, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिप डिस्क, बीआरडी, डीवीडी, सीडी रोम, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। आपको ना सीधे आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो दे देगा, या फिर प्राइमरी मेमोरी लिख देगा ऊपर हेडलाइन में। अब पूछेगा कि इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, 5 ऑप्शन देगा तो 4 तो इसका एग्जाम्पल होगा, तो कोई एक ही एग्जाम्पल नहीं होगा, तो वो चीज़ आप एग्जाम्पल याद रखो। वैसे सेकेंडरी मेमोरी दे देगा क्वेश्चन में, किसमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है या फिर कौन सा सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो आपको याद रखने के जिसका सेकेंडरी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग इसमें कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, फ्यूचर के लिए डाटा स्टोरेज, और ये फ्यूचर के लिए मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। जब स्टोर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो नॉन वोलेटाइल ही होगा, इसमें कुछ वोलेटाइल वाला सिस्टम है ही नहीं।
ये परमानेंट स्टोरेज होता है। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी के लिए स्टोर होता है, बट इसका जो स्टोरेज होता है सेकेंडरी मेमोरी का परमानेंट स्टोरेज हम इसमें कर सकते हैं। ये जो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ये यूजर मतलब हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग के द्वारा इसको डिलीट कर सकते हैं। हम लोग लिख नहीं सकते हैं बट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यही हो सेकेंडरी मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी तो डायरेक्टली सीपीयू के साथ करता है ना कम्युनिकेट, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है। इसमें अब जो मैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं पढ़ा दे रही हूँ कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसमें। लेकिन एक चीज़ और है कि मैग्नेटिक स्टोरेज कौन है, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है, सॉलिड स्टेट, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक में क्या है। मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या है, हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और एक मैग्नेटिक टेप आता है, तो वो चीज़ है। ऑप्टिकल में क्या आ गया, सीडी आ गया, डीवीडी आ गया, ब्लूरे डिस्क आ गया, ये सब आपका मैग्नेट ऑप्टिकल में है। और सॉलिड स्टोरेज मतलब जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब आपका सॉलिड स्टेट में आता है। और कैच मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी एक अलग टॉपिक है, तो उसको भी मैं इसको समझाने के बाद अगर समय मिलता है तो उसको मैं बता देती हूँ। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या है, हार्ड ड्राइव जो है ना एक नॉन वोलेटाइल है और रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। इसका नाम ही हार्ड डिस्क। आप HDD जैसे पहले DVD यूज करते थे, CD यूज करते थे, तो वो क्या था, हम लोग कोई मूवी पहले के में होंगे तो आप लोग को याद होगा कि अब ना मोबाइल आ गया है, लेकिन पहले तो हम लोग CD का यूज करते थे। अगर कोई नया मूवी आया है तो दुकान में गए, CD में डलवा लिए, मान लीजिए कोई भी फिल्म ABCD कोई भी फिल्म है, उसको घर पे आके फिर DVD CD के जरिए हम लोग देखते थे। तो वही चीज़ है, स्टोरेज डिवाइस है, सारा का काम वही है, स्टोर करना। बस इसमें है कि कोई ज़्यादा स्टोर करता है, कोई कम स्टोर करता है, बस उस चीज़ का ही है और कुछ नहीं है, सारा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, डिवाइस को स्टोर करता है। और ये जो होता है ना हार्ड डिस्क का ड्राइव जो होता है, ये फिक्स्ड डिस्क होता है, इसको हम लोग ना रिमूव नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर के अंदर में ही होता है। जो हार्ड ड्राइव होता है कंप्यूटर के अंदर में होता है, हम लोग इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स होता है। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, वो क्या याद रखना है मैं बताती हूँ। देखिए हार्ड डिस्क, डिस्क का नाम ही है, डिस्क गोल सा होगा, ओके। इस गोल में क्या है ना, बहुत सारा ट्रैक होता है। ये तो डिस्क होता है, लेकिन ये जो 2-3 लाइन है ना, और भी लाइन बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसे करके बहुत सारा लाइन होगा। इस चीज़ को हम ट्रैक कहते हैं, ओके। और इस ट्रैक को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये जो पाई शेप का जो होता है ना, ये पाई पाई हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग तो ऐसे लिख देते हैं जल्दी में, बट असल में पाई ऐसे होता है ना पाई। तो ये पाई शेप का जो ट्रैक डिवाइड करते हैं ना, इस पाई शेप को ही हम लोग सेक्टर कहते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि सेक्टर क्या है, सेक्टर किसको कहते हैं, तो सीधे एग्जाम्पल में मतलब वो ऑप्शन में दे देगा, पाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ट्रैकर को डिवाइड करते हैं पाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ये सब ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सिंपल सा ये सेक्टर जो है, जो ट्रैकर को हम पाई शेप में ऐसे ऐसे करके जो डिवाइड करते हैं ना, उसी को हम लोग ट्रैकर कहते हैं। ये हो गया। और सेक्टर में बता दी, ट्रैक भी बता दी कि ट्रैक क्या होता है। और ये जो बीच वाला एक ना सर्कल जैसा होता है, जो बीच में एक मेन पार्ट होता है, तो उस मेन पार्ट को ही ना, जैसे कि ये है, यही चीज ना सबको होल्ड किया रहता है, तो इसको हम लोग स्पिंडल कहते हैं। ये जो है स्पिंडल का बना होता है। और जो यही जो स्पिंडल जो होता है ना, ये कंसिस्ट करता है स्पिंडल को, और ये फ्लैट सर्कुलर डिस्क होता है। और इसी को ना, ये जो नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर है ना, ये सब ये वाला पूरा है, इसको ही हम लोग प्लेटर कहते हैं। ये जो लाइन इस स्पिंडल को छोड़ के बाकी जो लाइन है ट्रैक है, ट्रैक को भी मल्टीपल डिवीजन में हम लोग डिवाइड करते हैं। उस डिवीजन को, पाई शेप डिवीजन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। लेकिन बीच में ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल का जो और थोड़ा सा मोटा जैसा ऐसे करके रहेगा, इस चीज को ही हम लोग प्लेटर कहते हैं। प्लेट के जैसा रहेगा वो प्लेटर होता है। ये मैं बता दी। और प्लेटर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ट्रैकर, ट्रैक और सेक्टर से क्वेश्चन पूछता है।
मैं फिर भी बता दी कि कहीं अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्पिंडल क्या है, तो ये जो सर्कल वाला मैं बताई हूँ कि सर्कल जो है और ये बीच वाला जो होता है ना, ऐसे फ्लैट में होता है, वाइट कलर का होगा, और इसी चीज़ को हम लोग प्लेटर कहते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल, ये फ्लैट मतलब बीच में एक रहेगा छोटा सा, और उसके बाद ये फ्लैट टाइप का पूरा रहता है, यही स्पिंडल होता है। ये वाला स्पिंडल है, और ये जो प्लेट जैसा जो रहेगा ये प्लेटर हो गया। और बाकी ये जो हो गया ये पूरा ट्रैक होता है, और ये इस ट्रैक को डिवीजन को हम लोग सेक्टर कहते हैं। आपका ये हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्लीट हो गया, और इसमें कुछ बताने लायक है तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं बाद में भी बता दूंगी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी होता है ना, तो क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको बता सकती हूँ। अगर मैं बाद में समय मिला कि हाँ मैं क्वेश्चन को डील करने का, तो मैं उसके थ्रू भी बता सकती हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट मुझे अभी लग रहा है मैं उसको बता दे रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास भी समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं रिवीजन करूं या फिर कहीं से और सर्च करके करूं। बस वो जो बुक में वो जो पीडीएफ दिया हुआ है मैं उसी को एक बार रीड कर ले रही हूँ, और शॉर्ट जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, इसी तरीके से मैं लिखने के लिए बस उस पीडीएफ में देखती हूँ कि कैसे क्या लिखा हुआ है, उसी को एक बार रीड कर ले रही हूँ। और जो मैं पढ़ी हूँ पहले से, और मैं जो अभी मान लीजिए कि पढ़ी भी थी कुछ दिन पहले, तो उस चीज़ के लिए ही मैं जो मुझे याद है उस पर मैं वीडियो बना दे रही हूँ। हार्ड ड्राइव कंप्लीट हो गया। देखिए आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अभी घर आई हूँ किसी काम की वजह से, तो थोड़ा यहाँ पे माहौल नहीं बन पाता है। देखिए वीडियो बनाने के लिए एक सही जगह चाहिए होता है, तो मैं घर किसी काम से आई हूँ, तो थोड़ा घर में भीड़ भाड़ है, तो कंसंट्रेशन मुझ नहीं बन पा रहा है। आई होप थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा, प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं जैसे बोली हूँ कि मैं डेली वीडियो डाल दिया करूँगी, तो मैं अपने वादा को पूरा कर रही हूँ। सो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कुछ भी गलती कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आई एम सॉरी उसके लिए, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो भी प्रॉब्लम होता है मुझे ज़रूर बोलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ मैं। नेक्स्ट आपका क्या है, फ्लॉपी डिस्क। जैसे हार्ड ड्राइव का काम है, फ्लॉपी डिस्क भी वही चीज़ होता है। ये भी सर्कुलर टाइप का ही डिस्क है, तो ये भी सर्कुलर टाइप का ही होगा। इसमें एक साइज याद रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क में एक साइज होता है। अब कोई भी हार्ड ड्राइव हो, फ्लॉपी डिस्क है, इसका दूसरा नाम क्या होता है ना, एक डिस्केट। डिस्केट, इसको दूसरे नाम से डिस्केट नाम से भी हम जानते हैं। ये सर्कुलर डिस्क होता है। इसके जो इन्वेंटर हैं एलन सारगेट हैं। इन्वेंटर वगैरह तो नहीं पूछता है, लेकिन कंपनी है तो IBM कंपनी इसको इन्वेंट किया था। और ये फ्लॉपी डिस्क में जो होता है ना, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा ही हम लोग स्टोर करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ही डाटा स्टोर करते हैं। इसका जो रेंज होता है ना, ये जो इसका जो फ्लॉपी डिस्क का जो राउंड शेप में होता है डिस्क है, तो राउंड ही होगा। एक ये थिन प्लास्टिक डिस्क होता है जो कि आयरन ऑक्साइड के से ये कोटेड होता है। मतलब ये जो मान लीजिए ये जो डिस्क है ना, वो आयरन ऑक्साइड, क्या आयरन ऑक्साइड से इसको पेंट किया रहता है, कोट किया रहता है। ये फ्लॉपी डिस्क का जो साइज है मैं वो बता देती हूँ। ये इसका 3 साइज होता है। एक तो होता है 8 इंच का, दूसरा होता है 5 होल 1/4 इंच, 5 होल 1/4 इंच का, और दूसरा होता है 3 होल 1/2 इंच, 2 इंच का होता है। ओके, मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ साफ में। आठ इंच, 5 1/4 इंच, 3 होल 1/2 इंच इसका साइज होता है। इस साइज में इसका जो कितना डाटा स्टोर कर सकता है, 100 KB, ओनली 100 KB तक ही। इसमें 1.2 MB, 1.2 MB। और 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क में कितना स्टोर कर सकता है, तो 1.44 MB। इतना डाटा ही इस फ्लॉपी डिस्क में स्टोर कर सकता है। सोचिए 1.44 MB, इतना तो डाटा हम लोग का लगता है कि जैसे एक कोई PDF डाउनलोड करते हैं तो इससे ज़्यादा का रहता है। तो इसका अब यूज उतना नहीं होता है, यही है इसका साइज याद रखिएगा, और इस साइज के अकॉर्डिंग इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना उसको याद रख लीजिएगा। ये आपका फ्लॉपी डिस्क भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, वही चीज़ है, डिस्क सर्कुलर डिस्क है, इसमें भी कुछ नहीं है। और इसमें एक 2-3 टाइप का आता है कॉम्पैक्ट डिस्क में, जैसे CD-ROM। तो CD-ROM क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क याद रखिएगा, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क तो इजी रहेगा। डिजिटल वर्साटाइल का मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, वर्साटाइल, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। दो नाम इसका होता है। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया है, ये भी स्टोर करता है। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है डीवीडी का, ये लगभग 4.7 GB का होता है। कितना? 4.7 GB इसका स्टोरेज कैपेसिटी। और सीडी का क्या होता है? सीडी का मैं बता दे रही हूँ, स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 650 से 700 MB इतना इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। लेकिन ये एक साइड का होता है। जो हम लोग का कैसेट रहता था, जैसे सीडी हम लोग जो लाते थे, तो कैसेट क्या है, दो साइड में रहता था ना, एक इधर का और इसके पीछे का हिस्सा भी तो रहता था। तो जो ऊपर वाला मान लीजिए दो हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा का जो स्टोरेज कैपेसिटी है 650 से 700 MB है, और दूसरे साइड का वाला भी वही हिस्सा, जो दूसरे साइड का हिस्सा होगा उसका भी जो कैपेसिटी होगा 650 700 MB होगा। और वैसे ही डीवीडी में भी वन साइडेड कैपेसिटी है 4.7 GB। कितना? 4.7 GB ये डीवीडी का है। ब्लू रे डिस्क का क्या है? इस देखिए, लेकिन ये डीवीडी, सीडी और ब्लू रे डिस्क, इसका जो साइज है ना सेम ही है सीडी के जैसा। जितना साइज मान लीजिए ये इतना साइज का है सीडी, तो डीवीडी का भी साइज यही है, और ब्लू रे डिस्क इसका भी साइज यही है, बस इसका कैपेसिटी अलग अलग हो जाता है। कैपेसिटी अलग होता है। कैपेसिटी में जैसे बता दी कि सीडी का है 650 से 700 MB, डीवीडी का 4.7 GB एक साइड का, और वही ब्लू रे डिस्क का सबसे ज़्यादा है वन साइडेड 25 GB। कितना कैपेसिटी है? 25 GB। बस ये ब्लू रे डिस्क याद रखिएगा, इसका कैपेसिटी 25 GB वन साइडेड ही है। और CD रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। वैसे ही आपका मान लीजिए डीवीडी, इस सीडी के जगह पे डीवीडी भी हो सकता है, या सीडी में ऐसे लिख देते रही हूँ। रोम मतलब तो मैं बता दी, इसके जगह पे एक और होता है, नेक्स्ट पेज में ले रही हूँ फुल फॉर्म में, सीडी या डीवीडी रोम। तो डीवीडी का मतलब आपको पता ही है। वैसे ही ये चीज़ रहेगा WORM, इसका मीनिंग क्या होगा? राइट वंस रीड मेनी, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस रीड मेनी। वैसे ही डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क राइट वंस रीड मेनी, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क राइट वंस रीड मेनी। उसके बाद यही रहेगा RW, इसका मीनिंग क्या होगा? री राइटेबल। इसको साथ में लिखिएगा, अलग नहीं लिखिएगा, री राइटेबल। उसके बाद क्या है? यही रहेगा R, इसका मतलब क्या होगा? रिकॉर्डेबल। यही दो चीज में कंफ्यूज आपको कर देगा, रिकॉर्डेबल कर देगा, री राइटेबल इसको कर देगा। ये इसका तो फिर भी पता चल जाएगा RW से री राइटेबल, बट सबसे ज़्यादा पूछेगा ना तो इसी क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में होगा। CDR तो मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल लिख देगा, रिवर्सिबल लिख देगा, यही चीज़ लिख देता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल के जगह पे री राइटेबल, ज़्यादा ऑप्शन में ना राइटेबल मिलेगा, और आप री राइटेबल भी पढ़े रहेंगे तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे री राइटेबल भी हो सकता है, बट नहीं। सिंगल R का मीन्स रिकॉर्डेबल, और RW का मीन्स होता है री, W से राइटेबल। ये चीज़ याद रखिएगा। मैं तो BRD DVD ये सब तो आपको बता दी, इसमें कुछ ऐसा पूछता है नहीं, बस इसका साइज ही पूछता है। और जिप डिस्क एक बार देख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट है मैं कैची मेमोरी एक बार बता देती हूँ। इसको कंप्लीट ही कर देती हूँ, बस इतना ही है। देखिए, आप लोग जब मोबाइल यूज करते होंगे तो कभी कभी आप लोग अपना कैच मेमोरी बोलते हैं कि उसको क्लियर करने के लिए। कैच मेमोरी क्या है? क्लियर करने के लिए। तो ये कैच मेमोरी का जो स्पीड होता है ना, सबसे फास्ट स्पीड कैच मेमोरी का ही होता है। अगर स्पीड के लिए हम लोग बोले तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है ना, पहले तो रजिस्टर का होगा, उसके बाद कैच मेमोरी का होता है।
कैच मेमोरी, उसके बाद रैम रोम, तब सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे कम स्पीड जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज का ही होता है, यही सबका सेकेंडरी स्टोरेज का स्पीड सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा कैच मेमोरी का ही होता है। उसके पहले देखिए एक ऑर्डर है, मैं लिखवा देती हूँ, ऑर्डर को थोड़ा लिख लीजिएगा। स्पीड में एक फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद रजिस्टर का होता है स्पीड। उसके बाद किसका ज़्यादा स्पीड होता है, कैच मेमोरी का। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या था, रैम था ना, हाँ शायद रैम था, हाँ रैम, उसके बाद रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, ये 3 चीज़ का होता है। देखिए आपको फ्लिप फ्लॉप मतलब तो समझ में नहीं आ रहा होगा। फ्लिप फ्लॉप मैं बता देती हूँ कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। ये जो रजिस्टर जो होता है ना, एक रजिस्टर, ये रजिस्टर का मीनिंग बता देती हूँ तो उसी से आपका फ्लिप फ्लॉप भी कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर पूछ देगा कि मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो रजिस्टर है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है ना, देखिए फ्लिप फ्लॉप है, उसके बाद रजिस्टर फास्टेस्ट है स्पीड। तो ये जो है मेमोरी का यूनिट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का कौन है, रजिस्टर है। ये जो है रजिस्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू के साथ, कम्युनिकेट करता है किसके, सीपीयू के साथ। और ये जो है रजिस्टर जो बना होता है ना, किस चीज़ का बना होता है, तो फ्लिप फ्लॉप का ही बना होता है। फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही रजिस्टर बना होता है। जो कि ये फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, ये 1 बिट, एक समय पे 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। कितना स्टोर को, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप मीन्स क्या होता है, 1 बिट, 1 बिट डाटा। 1 बिट मीन्स क्या, 0 और 1, यानी एक फ्लिप, यानी फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को रजिस्टर कहते हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप ही है, तो मतलब इसका जो स्पीड होगा, तो ऑफकोर्स फ्लिप फ्लॉप का स्पीड रजिस्टर से ज़्यादा होगा। उसके बाद कैच मेमोरी का स्पीड ज़्यादा होगा, रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी। मैं आपको स्पीड का मेजरमेंट बता दी, याद रखिएगा। कभी पूछ देगा सबसे फास्टेस्ट, तो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी, नेक्स्ट में रजिस्टर, ये सब। अगर मान लीजिए कि फ्लिप फ्लॉप वाला ये 2 ऑप्शन नहीं दिया और बाकी ये 4 ऑप्शन दिया, तो ऑफकोर्स याद रखिएगा कि हाँ कैच मेमोरी होगा। तो ये बाई ऑप्शन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन टिक लगाना है। ये आपका मैं कैच मेमोरी के बारे में बता दी कि क्या है, जो आप लोग सबसे फास्टेस्ट होता है, कैच मेमोरी क्या है, सबसे फास्टेस्ट होता है। इसका जो स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो पर्पस होता है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हम लोग यूज करते हैं ना, जो स्टोर रहता है, कोई भी स्टोर रहता है ना, मान लीजिए कि हम लोग अभी जैसे कि वीडियो देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो कहीं एक जगह पे स्टोर रहता है, तो उसको कैच मेमोरी के द्वारा जो उसको कैच को क्लियर कर देते हैं, वो चीज़ नहीं दिखाता है। आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे तो कैच मेमोरी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो इसका जो साइज होता है ना कैच मेमोरी का, 2 से 8 MB तक होता है। 2 से 8 MB का इसका साइज होता है कैच मेमोरी का। और ये जो है इंटरमीडिएट होता है सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में ये होता है, सीपीयू और इसके बीच में कैच मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के इंटरमीडिएट में होता है कैच मेमोरी। ये भी वोलेटाइल नेचर का होता है, थोड़ी देर के लिए होता है और ये वोलेटाइल मीन्स टेम्पररी, ये भी टेम्पररी होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है ना, वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का मतलब ही है काल्पनिक, जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते, बस कल्पना करते हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो रैम होता है ना, तो रैम में मान लीजिए कि 2 GB का स्टोरेज है। ये 2 GB जब फुल हो जाता है, जब 2 GB आपका फुल हो जाएगा, तब तो अगर फुल हो जाएगा और अगर आप उसमें कुछ और डाउनलोड करके, अगर उसमें कुछ डाउनलोड हो गया है और वो स्टोर हो रहा है, तब तो आपका मोबाइल वगैरह हैंग कर जाएगा। तो उस हैंग को बचाने के लिए जो रैम फुल होने के बाद जो हम लोग के कंप्यूटर वगैरह में हार्ड डिस्क जो लगा हुआ होता है ना, इस हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को ही, कुछ पार्ट का जो कुछ पार्ट होता है हार्ड डिस्क का, उसको रैम के जैसा यूज कर लेता है। वर्चुअल मेमोरी क्या है, रैम जब फुल हो जाता है, क्या रैम जब फुल हो जाता है, तो हार्ड डिस्क जो हम लोग के कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है, उस हार्ड डिस्क का जो थोड़ा सा स्पेस रहता है ना, उस चीज को ही, उसको ही रैम के जैसा ये यूज कर लेता है, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ये भी वोलेटाइल होता है क्योंकि टेम्पररी बेसिस पे ही इसको यूटिलाइज करता है।
तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक रैम का ही टाइप है। इसका कैपेसिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मीन्स क्या कि मान लीजिए 2 GB आज तो मेरा फुल है, तो कोई ज़रूरी कि हमेशा फुल ही रहेगा जी, और कुछ हटते भी तो जाएगा, रैम से डिलीट होते जाएगा, डिलीट होते जाएगा। तो वर्चुअल मेमोरी फिर इसमें आते जाएगा, इसमें आते जाएगा, जैसे ये भरते जाएगा तो वर्चुअल मेमोरी थोड़ा ही ना यूज करेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव का जो भी कैपेसिटी, जो स्पेस रहता है, वो वर्चुअल मेमोरी लेगा, और रैम जब खाली होगा तो इसका स्पेस फिर इसमें आ जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइम ये अपना काम वैसे करते रहता है। तो इसीलिए जो अनलिमिटेड इसका कैपेसिटी जो होता है अनलिमिटेड होता है। वर्चुअल मेमोरी एक रैम का ही टाइप होता है, ये बता दी। उसके बाद वोलेटाइल नेचर का होता है। रैम जब फुल होता है तब हार्ड डिस्क ड्राइव के जो पार्ट होता है, कुछ उसका पार्ट होता है, उसको रैम के जैसा ही यूज करता है। यही आपका हो गया, मैं बता दी। मेमोरी बता दी आपको। मेमोरी में जैसे कैच मेमोरी हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सब बता दी। रजिस्टर भी बता दी कि रजिस्टर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये सब मैं आपको बता दी। CPU, CU, ALU जितना मुझे पता था मैं सब कोशिश की हूँ कि आपको अच्छे से समझा देने के लिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा कि मैम किस चीज़ में थोड़ा सजेशन भी दे सकते हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, सजेशन दीजिएगा कि हाँ इस चीज़ में सुधार करने का ज़रूरत है, तो मैं उसको सुधार भी ज़रूर करूँगी। और चलिए, मैं जैसा बोली हूँ कि लास्ट में 5 से 5 मिनट रख दूंगी कि आप लोग के लिए एब्रीविएशन, ताकि आप लोग का एब्रीविएशन भी कंप्लीट होते जाए डेली डेली। तो आज तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो ए पार्ट जो है ना, कम से कम इस ए पार्ट को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। ASCI देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा है ना, अलगोल, ASCI, ये 2 चीज़ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ALU से। इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछते रहता है। तो ASCI इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस डबल आई का जो मीनिंग है ना, वही चीज़ पूछ देगा कि इस फर्स्ट आई का मीनिंग क्या है, सेकेंड आई का मीनिंग क्या है। तो इस मीनिंग को याद रखिएगा, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है ALU मीन्स क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैं बता दी। अलगोल क्या है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, आप ये याद रखिएगा, अरिथमेटिक लैंग्वेज मत कर दीजिएगा, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। API मीन्स क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ATM क्या है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, होता है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस ATM का दूसरा नाम भी याद रख लीजिएगा, ऑटोमेटेड, मैं लिख देती हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ATM का फुल फॉर्म। दूसरा AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सही है। बेसिक मीन्स क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दूसरा है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, बिट मीन्स क्या है, बाइनरी डिजिट। दूसरा है BIS मीन्स क्या, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। BPS, बिट्स पर सेकेंड। क्या है, बिट्स पर सेकेंड, ये बिट्स याद रखिएगा, कभी कभी इस बिट्स के जगह पे बाइट्स भी कर सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया। तो BPS का क्या मीनिंग है, बिट्स पर सेकेंड। दूसरा है BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वही अगर B के जगह पर M रहेगा तो क्या होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। BRD, ब्लू रे डिस्क, अभी बताई ही, ब्लू रे डिस्क। CAD क्या है, देखिए मैं इस पेज को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। CAD क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो याद रखने वाला है ना, अब मैं उसको स्टार कर देती हूँ, आप इसको तीनों को याद रखिएगा। ATM याद रख लीजिएगा, और AI तो बेसिक है, याद रखिएगा। लेकिन बेसिक और BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम याद रखिएगा। उसके बाद ये BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। नेक्स्ट किसको याद रखना है आप लोग को, BRD, ब्लू रे डिस्क।
और इस बीपीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि विट्स और अगर कोई एग्जामिनर फंसाना चाहेगा तो विट्स और वाइट्स में आप लोग को फंसा सकता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CADD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। कैंपस एरिया नेटवर्क, ये एक नेटवर्किंग का है, तो जब नेटवर्किंग में पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। CC क्या है, कार्बन कॉपी। CD मैं अभी ये तीनों का फुल फॉर्म तो मैं अभी ही बता दी हूँ आपको। CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल, राइट वंस, यहाँ पे अगर RM रहता तो राइट वंस, रीड मेनी। कोबोल क्या है, कोबोल याद रखिएगा, ओके, कोबोल अच्छे से याद रखिएगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए मैं आज पूरा कंप्लीट कर दी हूँ, ABC तीनों का फुल फॉर्म कंप्लीट कर दी हूँ। फुल फॉर्म भी डेली में जितना पढ़ाते जाऊँ ना, डेली कम से कम उतना फुल फॉर्म आप डेली याद करते जाइएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फुल फॉर्म आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। और आज का लेक्चर मैं यही कंप्लीट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो इस लेक्चर में कि मैम ये करना है वो करना है, तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।